इस एपिसोड में हम देखेंगे कि क्यूरियोसिटी एक विशाल डिब्बे की खोज करता है, कुछ आश्चर्यजनक तस्वीरें लेता है और मरे ब्यूट्स की एंट्रेंस तक पहुंचता है। पारम हिल्स क्षेत्र में क्यूरियोसिटी उभरी हुई चट्टानों की काफी तस्वीरें कैप्चर करता है। इन परतों के एंगल्स को देखकर यह बताया जा सकता है कि इसकी ज्यादा संभावना है कि ये पानी के बजाय तेज हवा के बहाव से बनी है। सोल 1099 को रोवर मेन टारगेट की ओर देखता है, माउंट शार्प। दूर हल्के रंग की चट्टानें इस तस्वीर में सबसे पुरानी हैं और तेज हवाओं से घिस गई हैं। माना जाता है कि बाकी चट्टानों का ये बड़ा हिस्सा पानी से बना है। पहाड़ पर चढ़ने का सबसे अच्छा तरीका खोजते हुए मार्स रिकॉन्नेसेंस ऑर्बिटर एक विशाल डिब्बे वाली जगह को देखता है। नासा की टीम जांच के लिए रोवर को भेजने का फैसला करती है। अपनी वर्तमान स्थिति से क्यूरियोसिटी इस डिब्बे के इलाके के बीच के मैदान में डार्क बैंड के हिस्से को देखता है। नासा की टीम ने इसे बैगनॉल्ड डिब्बा नाम दिया है। ये नाम रॉल्फ बैगनॉल्ड के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने लीबिया के रेगिस्तान की यात्रा की थी। वे रेत के टीलों के पीछे फिजिक्स की गहरी समझ को हासिल करने वाले पहले खोजकर्ताओं में से एक थे। इस मानचित्र में हम बैगनॉल्ड टीलों का वास्तविक स्केल देख सकते हैं। क्यूरियोसिटी इसके एक छोटे से हिस्से का पता लगाएगा। जैसे जैसे रोवर करीब आता है, यह इस आश्चर्यजनक तस्वीर को कैप्चर करता है। यहाँ से दूर माउंट शार्प दिखाई दे रहा है। रास्ते में क्यूरियोसिटी बिग स्काई नाम की साइट पर ड्रिलिंग करता है। इस सफल ड्रिलिंग के बाद नासा की टीम रोवर को एक सेल्फी लेने की कमांड देती है। सोल 1176 को क्यूरियोसिटी टीले के मैदान के किनारे तक पहुंच जाता है। यह पहला एक्टिव ड्यून सिस्टम है जिसका किसी दूसरे ग्रह पर अध्ययन किया गया है। डिब्बे को ऑब्जर्व करने वाले वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वे मंगल ग्रह की हवा के कारण हर साल लगभग 1 मीटर की दूरी से माइग्रेट कर रहे हैं। रोवर सावधानी से एक पहिए को रेत में डुबोता है। पहिए से खराब हुई रेत के टीले के एक हिस्से की इस क्लोजअप तस्वीर में हम सतह के नीचे रेत के महीन दाने देख सकते हैं। ये क्लोजअप तस्वीर टीले की सतह को दिखाती है। हम देख सकते हैं कि यहाँ सतह पर खुरदरा मटेरियल बचा है। तेज हवाओं ने छोटे छोटे पार्टिकल्स को हटा दिया है। सोल 1197 को क्यूरियोसिटी एक बहुत ही खड़े टीले के करीब आता है, जिसे टीम नामिब ड्यून नाम देती है। वह चीज जो टीलों को सामान्य रेत के जमाव से अलग करती है, जिससे कि रोवर हिडन वैली में लगभग फंस गया था, वह ये है कि टीले हवा के बहाव की दूसरी साइड से खड़ी ढलान वाले होते हैं, इतने कि ऊपर से मटेरियल नीचे गिर सकता है। क्यूरियोसिटी नामिब ड्यून साइट के पास से रेत का सैंपल लेता है और सैंपल लेने के बाद एक और सेल्फी भी। सैंपल से मोटा मटेरियल जो रोवर के फिल्टर में फिट होने के लिए बहुत बड़ा था, को जमीन पर फेंक दिया जाता है। फिर टीम आर्टिफिशियल लाइट की मदद से फेंके गए मटेरियल की तस्वीर लेने के लिए रात होने का इंतजार करती है। यह लाइटिंग गहरे और हल्के दानों के बीच अंतर करना आसान बना देती है। क्यूरियोसिटी माउंट शार्प की ओर यात्रा जारी रखता है और रास्ते में नॉकलुफ्ट पठार के नाम से जाने जाने वाली साइट तक पहुंचता है। सोल 1276 को क्यूरियोसिटी नॉकलुफ्ट पठार के भीतर कुछ घुंघराली बनावट वाले बलुआ पत्थर से मिलता है। यह पहली बार है जब क्यूरियोसिटी गेल क्रेटर में इस प्रकार के पैटर्न के करीब आया है, लेकिन इसे मंगल ग्रह पर पिछले रोवर्स द्वारा भी खोजा गया है। ये संभावना है कि ये वही हैं जिन्हें नासा की टीम ब्लूबेरी के रूप में मेंशन करती है। ये एक खनिज से बनी होती हैं, जिसे हेमेटाइट कहा जाता है, जो प्राचीन काल में पानी की उपस्थिति को सजेस्ट करता है। नॉकलुफ्ट पठार के भीतर अपनी स्थिति से रोवर गेल क्रेटर के उत्तरी रिम की लंबी दूरी की तस्वीर लेता है। ये तस्वीर सूर्योदय के दौरान ली गई है, जब वातावरण में धूल अपेक्षाकृत कम होती है। क्रेटर रिम के निचले हिस्से पर हम घाटियां, चैनल्स और मलबा देख सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे हमें वर्तमान में माउंट शार्प के बेस में दिखाई दे रहा है। इससे वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि पूरा क्रेटर एक बार पानी से भर गया था। नॉकलुफ्ट पठार पर क्यूरियोसिटी एक फुल सर्कल पैनोरमा लेता है। यहाँ मौजूद चट्टानों में हवा से उड़ने वाली रेत की मोटी परतें हैं, जो ये बताता है कि ये जमाव मंगल ग्रह पर गर्मियों के दौरान बनते हैं। सोल 1315 को नासा रोवर के पहियों के स्वास्थ्य की जांच के लिए कमांड देती है। लगभग 300 साल पहले अंतिम बार पहिए की जांच के बाद से थोड़ा और नुकसान देखा गया है। इसका मतलब है कि रोवर प्लान करने वाले रिसर्चर्स क्यूरियोसिटी के लिए आसान इलाके का
चयन करने में अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। जैसे ही क्यूरियोसिटी मंगल ग्रह पर 4 साल पूरे करने के करीब आता है, ये ग्रह का 2 सालों तक लगातार अध्ययन करने के माइलस्टोन तक भी पहुंच जाता है। इस पड़ाव पर क्यूरियोसिटी मंगल ग्रह के मौसमी पैटर्न का अध्ययन कर रहा है। जैसा कि आप यहाँ ग्राफ में देख सकते हैं कि मार्स बहुत ठंडा है। इन बार्स की ऊंचाई रात और दिन के बीच तापमान के अंतर को दर्शाती है। गेल क्रेटर में गर्मियों के दौरान दिन का तापमान जीवित रहने योग्य -10 डिग्री सेल्सियस या 14 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। हालांकि उसी रात का तापमान -70 डिग्री सेल्सियस या -94 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर सकता है। क्यूरियोसिटी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी मेजर कर सकता है। यह डेटा बेहद उपयोगी साबित होगा अगर नासा कभी भविष्य के रोवर के साथ एक हेलीकॉप्टर भेजता है। रोवर नॉकलुफ्ट पठार पर एक ड्रिल सैंपल लेता है और माउंट शार्प की ओर देखता है। हम कुछ बचा हुआ चट्टान का पाउडर भी देख सकते हैं जो रोवर द्वारा फिल्टर से न गुजरने के बाद फेंका गया है। एक बड़ी ड्राइव के बाद क्यूरियोसिटी मरे ब्यूट्स नाम की साइट पर आता है। माउंट शार्प के ऊंचे क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए क्यूरियोसिटी यहां से गुजरेगा। आगे हम देखेंगे कि कैसे क्यूरियोसिटी मरे ब्यूट्स की गहरी खोज करता है, मंगल ग्रह के उल्कापिंड के करीब आता है और फॉसिलाइज्ड मंगल ग्रह की मिट्टी के सबूतों को देखता है जो धूल के तूफानों के गवाह हैं। मरे ब्यूट्स साइट पर आने के बाद क्यूरियोसिटी अपने आसपास नजर डालता है। इस साइट का नाम प्लेनेटरी वैज्ञानिक ब्रूस मरे के नाम पर रखा गया है। इस तस्वीर में ये 2 खड़े किनारों वाली पहाड़ियां लगभग 80 मीटर दूर हैं। माना जाता है कि ये पहाड़ियां प्राचीन बलुआ पत्थर के अवशेष हैं जो निचले माउंट शार्प के बनने के बाद हवा से उड़ने वाली रेत से बनी हैं। ये ऐसे मटेरियल से ढकी हुई हैं जो इरोजन यानी कटाव के लिए अपेक्षाकृत रेजिस्टेंट हैं, जिससे इन्हें टॉप पर यह हैवी अपीयरेंस मिलती है, जैसा कि पृथ्वी पर कई पठारों के मामले में होता है। रोवर ने यह तस्वीर एक अलग पोजीशन से कैप्चर की है। ये सामने दिख रही सपाट जमीन उस भाग का हिस्सा है जिसे वैज्ञानिक मरे फॉर्मेशन कहते हैं, जिसमें प्राचीन झील की जमा मिट्टी शामिल है। हमने इस फॉर्मेशन को पहले भी देखा है और जाना भी है कि कैसे ये गहरे रंग की परतों के जमाव से बनी स्टिम्सन यूनिट के साथ इंटरेक्ट करता है। क्यूरियोसिटी एक पठार के करीब जाता है जिसे वैज्ञानिकों ने ब्यूट M9A निकनेम दिया है। यहाँ इस तस्वीर में ये फॉर्मेशन क्यूरियोसिटी से लगभग 5 मीटर ऊपर है। पठार के लेफ्ट साइड औसत ढलान लगभग 40 डिग्री होने का अनुमान है, जबकि राइट साइड की ओर ढलान थोड़ी कम खड़ी है, लगभग 30 डिग्री। इस देखने योग्य जगह का एक और व्यू लेने के लिए रोवर एक कदम पीछे हटता है। अब ये पठारों से होकर गुजरेगा। रोवर रास्ते में 5 अविश्वसनीय क्लोजअप तस्वीरें लेता है। यहाँ की पतली परतें इस बात का प्रमाण है कि ये क्षेत्र हवाओं और रेत के टीलों द्वारा बनाया गया है। इसे क्रॉस बेडिंग के नाम से जाना जाता है। कुछ परतों के कोण भी यह संकेत देते हैं, क्योंकि पानी से बनी ये परतें ज्यादा लेवल की होती हैं। इन पठारों से गुजरते हुए क्यूरियोसिटी एक ड्रिल सैंपल लेता है, साथ ही एक सेल्फी भी। सोल 1505 पर क्यूरियोसिटी एक बहुत ही अजीब चट्टान के समीप आता है। अपने लेजर का उपयोग करते हुए रोवर चट्टान के आयरन निकल उल्कापिंड होने की पुष्टि करता है। चट्टान पर आप जो चमकदार धब्बे देख रहे हैं वे लेजर पल्स के कारण हैं और ये उल्कापिंड एक गोल्फ बॉल के आकार का है। क्यूरियोसिटी माउंट शार्प की ऊंचाइयों की ओर देखता है। ये एनोटेशंस हमें डिस्टेंस और स्केल के बारे में बता रहे हैं। सोल 1555 के अंत में रोवर मरे मडस्टोन के फॉर्मेशन के एक हिस्से पर ठोकर खाता है, जो दर्शाता है कि ये संभवतः प्राचीन जीवाश्म मिट्टी हो सकती है। सूखी मिट्टी का ये ढांचा 3 अरब साल पहले दरार के रूप में ओरिजिनेट हुआ हो सकता है। इस क्षेत्र को टीम ने स्क्विड कोव नाम दिया है। ये छोटे छोटे पॉलीगन्स लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर या आधा इंच से लेकर 1 इंच लंबे हैं। इसी प्रकार के पैटर्न को दर्शाने वाली एक और चट्टान को इस क्षेत्र में देखा गया है। इसे ओल्ड सोकर निकनेम दिया गया है। यह पैटर्न प्राचीन मंगल ग्रह की मिट्टी के सूखने के बाद 3 स्टेप प्रोसेस द्वारा बना होगा, जिससे यह दरार पैदा हुई। पहला स्टेप, हवा में उड़ने वाली तलछट से ये दरारें भर गईं। दूसरा, तलछट और कीचड़ उनके ऊपर जमा होने वाली छोटी परतों के दबाव में चट्टान बन गए। तीसरा, हवा द्वारा हाल ही की परतों को हटा दिए जाने के बाद तलछटी क्षेत्र बने, जो कीचड़ की तुलना में कटाव के प्रति ज्यादा रेजिस्टेंट थे, जिससे ये दरार के बजाय अब लकीरों के रूप में दिखाई दे रहे हैं।
सोल 1587 को क्यूरियोसिटी ड्राइविंग से ब्रेक लेता है। टीम अगले दिन ड्राइव करने का फैसला लेती है। अगले दिन टीम देखती है कि रोवर के नीचे से रेत खिसक गई है। हवा का ये कांस्टेंट एक्शन अब तक देखी गई कई चट्टानों और टीलों के लिए जिम्मेदार है। रोवर के नीचे ये एरिया लगभग 3 फीट या 1 मीटर का है। ये गेल क्रेटर में गर्मियों का समय है। क्यूरियोसिटी अगले कुछ दिन धूल के तूफानों को देखने में बिताता है। ये धूल के चक्रवात सूर्य से सतह के गर्म होने के कारण बनते हैं। जैसे ही गर्म हवा ऊपर उठती है, संवहन धाराएं अपने साथ धूल ले जाती हैं। ये यहाँ पृथ्वी की तरह मंगल की गर्मियों में सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। इस रिकॉर्डिंग में हम देख सकते हैं कि दूर एक पहाड़ी के ऊपर धूल का चक्रवात गायब हो गया। असल में धूल के चक्रवात बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस सीक्वेंस को बनाने वाली तस्वीरें 12 सेकंड के अंतराल में ली गई थीं। सोल 1598 के दिन क्यूरियोसिटी एक अजीब दिखने वाली पहाड़ी पर पहुंचता है। इसे आयरसन हिल नाम दिया गया है और ये लगभग 5 मीटर ऊंची है। पास ही एक बड़ा रेत का मैदान है। इस मैदान का नाम प्लेनेटरी वैज्ञानिक नेथन ब्रिज की याद में नेथन ब्रिज ड्यून रखा गया है, जो इस क्यूरियोसिटी टीम के ड्यून अभियान को लीड कर रहे थे। सोल 1641 को पहियों की जांच के दौरान टीम एक पहिए के ग्राउजर्स में टूट फूट को देखती है। पृथ्वी पर इसी तरह के पहियों के साथ परीक्षण से पता चलता है कि जब किसी पहिए में 3 ग्राउजर्स टूट जाते हैं तो पहिया अपने उपयोगी जीवन काल के लगभग 60% तक पहुंच जाता है। सौभाग्य से जिस धीमी गति से ग्राउजर्स की हालत बिगड़ रही है, उसका मतलब है कि क्यूरियोसिटी काफी लंबे समय तक आगे बढ़ता रह सकता है। पहिए की जांच के दौरान ली गई दूसरी तस्वीरें पहियों में मौजूद छेदों की संख्या और आकार में थोड़ी वृद्धि दर्शाती हैं। सोल 1647 को टीम ने एक रेत के टीले का हिस्सा देखा, जिसमें ऐसी विशेषताएं हैं जो यहाँ पृथ्वी पर नहीं देखी गई हैं। गहरे रंग की ये लहरें एक दूसरे से कई फीट अलग हैं और जहाँ तक हम जानते हैं, मीडियम स्केल लहरों के साथ स्मॉलर स्केल लहरों का ये खास मेलजोल मंगल ग्रह पर बेहद अनोखा है। इस एरिया को ऑगन क्विट नाम दिया गया है। क्यूरियोसिटी का प्लान किया गया ये रास्ता इसे एक बड़े रिज पर ले जाएगा, जिसे वेरा रूबिन रिज के नाम से जाना जाता है। मार्स रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर द्वारा इस रिज पर खनिज हेमेटाइट की पहचान की गई थी। क्यूरियोसिटी के मंगल ग्रह पर उतरने से बहुत पहले, और ये हमेशा इंटरेस्टिंग टारगेट बना रहा। जैसे जैसे क्यूरियोसिटी करीब आता है, रिज बनाने वाले परतदार जमाव साफ होते जाते हैं। रोवर अब रिज पर चढ़ना शुरू करेगा। ये नक्शा सोल 1750 पर तैयार किया गया है, जो दिखाता है कि वेरा रूबिन रिज पर चढ़ना क्यूरियोसिटी को माउंट शार्प के खास क्षेत्रों जैसे कि चिकनी मिट्टी और सल्फेट यूनिट्स तक पहुंच प्रदान करेगा। वेरा रूबिन रिज से आगे की पीली रेखा प्लान किए गए रास्ते को दर्शाती है। जैसे जैसे क्यूरियोसिटी के मिशन का 5वां साल समाप्त होता है, रोवर मंगल ग्रह के बादलों पर नजर रखना शुरू कर देता है। इस सीक्वेंस में 8 तस्वीरों को 4 मिनट की अवधि में लिया गया था। ये बादल पृथ्वी पर पाए जाने वाले छोटे छोटे अलग अलग बालों के समान बादलों के समान है, जो संभवतः पानी की बर्फ के क्रिस्टल से बने होते हैं, जो मंगल ग्रह के पतले वातावरण में डस्ट पार्टिकल्स पर कंडेंस होते हैं। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि क्यूरियोसिटी वेरा रूबिन रिज के टॉप पर चढ़ जाता है। इसकी ड्रिल के साथ कुछ समस्याएं होती हैं और एक धूल के तूफान से भी बच निकलता है, जिसने क्यूरियोसिटी के साथ ही रोवर को डिसेबल कर दिया।